हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। आज उत्तराखंड इतिहास का एक और लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है पौरव राजवंश। पौरव राजवंश के बारे में हम आज इसका इतिहास जानेंगे कि उत्तराखंड में पौरव राजवंश की शुरुआत कैसे होती है और पौरव राजवंश ने ब्रह्मपुर राज्य में कैसे राज किया। ठीक, इससे पहले हमने पढ़ा था कुनिंद राजवंश के बारे में। कुनिंद राजवंश उत्तराखंड में राज करने वाला पहला राजवंश है। उसके बाद अगर हम बड़े राजवंश की बात करते हैं तो बड़ा जो राजवंश है वो है आपका कुनिंदों के बाद पौरव राजवंश। तो देखते हैं पौरव राजवंश के बारे में क्या क्या इसके बारे में हमें जानकारी मिली है। सबसे पहले जब भी हम किसी राजवंश के बारे में पढ़ते हैं तो उस राजवंश का हमारे पास एक तो सोर्स होने चाहिए। कौन कौन से स्रोत है इस राजवंश की जानकारी के हमारे पास? तो इस राजवंश की जानकारी के हमारे पास दो स्रोत हैं। पहला है तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख, और दूसरा जो इस राजवंश की जानकारी का हमारे पास जो सोर्स है उसका नाम है वैनसोंग का यात्रा वृत्तांत। वैनसोंग एक चीनी यात्री था जो कि भारत की यात्रा पर आया था, और जब ये भारत की यात्रा पर आया था तो उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। हर्षवर्धन इस समय भारत का राजा था। ठीक, और हर्षवर्धन के दरबार के बाद ये उत्तराखंड की यात्रा पर आता है, और इसकी यात्रा जो उत्तराखंड में होती है उस समय उत्तराखंड में एक नया वंश चल रहा था, पौरव राजवंश। और इस पौरव राजवंश की जानकारी हमें सबसे ज़्यादा वैनसोंग का यात्रा वृत्तांत देता है। जब भी कोई यात्री अपने यात्रा पर जाता है तो उसके बारे में वो एक पुस्तक में लिखता है। तो उत्तराखंड के बारे में वैनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। तो देखते हैं हम इस वंश के हमारे पास दो सोर्स हैं इस वंश की जानकारी के। तो सबसे पहले देखना तालेश्वर ताम्रपत्र, एक हमें ताम्रपत्र मिला है, अभिलेख मिला है तालेश्वर नामक स्थान पर कुमाऊं में। और इस ताम्रपत्र अभिलेख की जो खोज हुई थी 1915 में, और इसके जो संपादक है, खोजकर्ता है Y.K. गुप्ते। ठीक, इस ताम्रपत्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले तो इस ताम्रपत्र में हमें कुछ राजाओं के नाम दिखते हैं और उन राजाओं का संबंध इस राजवंश से बताया गया है। ठीक है, किस किस राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है इस ताम्रपत्र में? तो उसमें से पहले राजा का नाम है विष्णु बर्मन। दूसरे राजा का नाम जो इस ताम्रपत्र में मिलता है उसका नाम है वृषबर्मन। ठीक है, तीसरे का नाम हमें मिलता है इस ताम्रपत्र में अग्निवर्मन, और चौथे राजा का जो नाम मिलता है इसमें उसका नाम है दूतीवर्मन, और पांचवें राजा का जो नाम मिलता है इसमें उसका नाम है विष्णुवर्मन। तो विष्णुवर्मन यहाँ पर दो हो गए, तो एक हो गया विष्णुवर्मन प्रथम और दूसरा है विष्णुवर्मन द्वितीय। तो इस ताम्रपत्र में हमें 5 राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक, और ये जो 5 राजा हैं इनका संबंध इस पौरव वंश से बताया गया है। अगर मैं नीचे के 3 राजाओं के नाम देखूं तो इन 3 राजाओं के आगे एक शब्द लिखा है, और जो ये शब्द लिखा है इन 3 राजाओं के बारे में वो एक उपाधि लिखी है, और उस उपाधि का नाम है परम भट्टारक महाराजाधिराज। ये उपाधि इन 3 राजाओं के आगे लिखी है। अब इसके पीछे भी इतिहासकारों ने ये कहा है कि जब ऊपर के दो राजा है विष्णुवर्मन और वृषबर्मन, तो इन दोनों राजाओं के आगे उपाधि नहीं लिखी है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब भी कोई भारत में बड़ा राजा होता है तो उसके आसपास के जो राज्य होते हैं और वहाँ के जो राजा होते हैं वो उस राजा के अधीन होते हैं। मान लीजिए अभी भारत में हर्षवर्धन था राजा, और हर्षवर्धन ने अपने आसपास के जो राज्य थे उसको अपने अधीन कर रखा था, और जब हर्षवर्धन के शासनकाल में सारे राज्य उसके अधीन थे तो वहाँ के राजा भी उसके अधीन काम करते थे।
तो यहाँ पर इतिहासकारों ने कहा है कि ऊपर के जो दो राजा है विष्णुवर्मन और वृषवर्मन, ये हर्षवर्धन के अधीन थे। और जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद जो तीनों के नीचे के राजा है इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और जब इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया तो ये एक स्वतंत्र राजा बन गए। और जब ये स्वतंत्र राजा बने तो उसके बाद इन्होंने अपने नाम के आगे ये उपाधि इन्हें मिली, परम भट्टारक महाराजाधिराज। ठीक। दूसरा जो इस वंश की जानकारी का जो स्रोत है वो है वैनसोंग का यात्रा वृत्तांत। एक बात जानना है यहाँ पर, वैनसोंग जब उत्तराखंड आया था तो इसने सबसे पहले इस वंश की जानकारी का हमारे पास पता किया। ठीक है। इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है सीयूकी। क्योंकि ये एक चीनी यात्री था तो इसने चीनी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसका नाम है सीयूकी। अब वैनसोंग ने क्या क्या जानकारी दी हमें पौरव वंश के बारे में। जैसे ही हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आता है और भारत आने के बाद जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद ये उत्तराखंड आता है। और ये अपनी यात्रा वृत्तांत में यह कहता है कि मैं जब उत्तराखंड गया तो मैं ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर एक नदी बह रही थी और उस नदी के बाएं साइड और दाहिने साइड दो पर्वत थे। ठीक। तो इतिहासकारों ने ये अंदाज़ा लगाया यहाँ पर कि नदी के बाएं साइड और दाहिने साइड तो हरिद्वार ऐसी जगह है जहाँ पर बीच में नदी बहती है गंगा नदी, और गंगा नदी के बाएं साइड पूरब दिशा और पश्चिम दिशा की ओर दो पर्वत है, नील पर्वत और विल्व पर्वत। तो ये जानकारी हमें वैनसोंग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। यानी कि वैनसोंग सबसे पहले हरिद्वार आया था और हरिद्वार के लिए इसने एक शब्द लिखा है मोयूलो, यानी कि मयूरपुर। और मयूरपुर हरिद्वार का प्राचीन नाम है। और हरिद्वार के लिए वैनसोंग ने किस शब्द का प्रयोग किया है? मोयूलो का प्रयोग किया है। ठीक है। फिर वैनसोंग कहता है कि जब मैं हरिद्वार पहुंचा तो हरिद्वार से 80 मील आगे जाने पर, मैं 80 मील आगे जाता हूं तो 80 मील आगे जाने पर मुझे एक चारों तरफ से पर्वतों से घिरा एक राज्य मिलता है। ठीक है। और जब पर्वतों से घिरा वो राज्य मिलता है तो इतिहासकारों ने उसका नाम बताया है पौरव वंश, यानी कि राज्य का नाम क्या बताया है? ब्रह्मपुर राज्य। और पर्वतों से घिरा था ये चारों तरफ से, तो इस वंश को या इस राज्य को पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है। ये सारी जानकारी हमें वैनसोंग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। वैनसोंग जब 80 मील दूर हरिद्वार से जाता है, 80 मील आगे जब हरिद्वार से जाता है तो उसे कौन सा राज्य मिलता है? वैनसोंग। उसे कौन सा राज्य मिलता है? ब्रह्मपुर राज्य। और वैनसोंग एक और चीज़ कहता है कि जब मैं ब्रह्मपुर राज्य पहुंचा तो ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर दिशा में एक और राज्य था जिसका नाम उसने, और उस राज्य का नाम क्या था? स्वर्णगोत्र राज्य। स्वर्णगोत्र राज्य। और वैनसोंग जब कहता है कि जब मैं ब्रह्मपुर राज्य पहुंचा जो कि चारों तरफ से पर्वतों से घिरा था, तो उस राज्य के यानी कि ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर दिशा में एक और राज्य था जिस राज्य का नाम था स्वर्णगोत्र राज्य। और ये राज्य इस समय यहाँ पर उत्तराखंड में इस समय राज कर रहा था, यानी कि ब्रह्मपुर राज्य के साथ। और वैनसोंग ने इस राज्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। और इस शब्द के लिए वैनसोंग कहता है कि ये जो राज्य है इसके लिए वैनसोंग ने एक शब्द का यूज किया है, इस स्वर्णगोत्र राज्य के लिए वैनसोंग ने एक नाम लिखा है सफलनकीतलो, यानी कि चीनी भाषा में इस राज्य के लिए, स्वर्णगोत्र राज्य के लिए इस शब्द का यूज किया है। किसने? वैनसोंग ने। और वैनसोंग कहता है कि ब्रह्मपुर राज्य की उत्तर दिशा में ये राज्य था जिसके लिए सफलनकीतलो शब्द का यूज किया, यानी कि चीनी भाषा में किसने कहा है? वैनसोंग ने कहा है। और वैनसोंग ये भी कहता है कि जो ये स्वर्णगोत्र राज्य था यहाँ पर हमेशा जो
रानी होती है, जो हमेशा रानी होती है वो स्त्री होती है, स्त्री। ठीक है, यानी कि जो यहाँ का शासक होता है वो महिला होती है, इसलिए इस राज्य को स्त्री राज्य भी कहा गया है, स्त्री राज्य भी कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में किस राज्य को स्त्री राज्य की संज्ञा दी गई है, तो वो राज्य कौन सा है, स्वर्णगोत्र राज्य। और इसकी जानकारी हमें वैनसोंग की यात्रा वृत्तांत में मिलती है। और वैनसोंग जब उत्तराखंड आया तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में ब्रह्मपुर राज्य के साथ साथ एक और राज्य का वर्णन किया है, उसका नाम है स्वर्णगोत्र राज्य। ठीक है, दूसरा चीज़, वैनसोंग ने इस पौरव वंश या ब्रह्मपुर राज्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है चीनी भाषा में। उस शब्द का नाम है पोलोकिमोपुलो, पोलोकिमोपुलो। तो याद रखना कि वैनसोंग ने ब्रह्मपुर राज्य के लिए या फिर पौरव वंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, पोलोकिमोपुलो। ठीक है, और स्त्री राज्य के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, सफल न की तलो। ठीक है, दूसरा, इसने बहुत सारे शहरों के लिए, बहुत सारे राज्यों के लिए अलग अलग नाम इसने यूज किया है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, एक है क्यूपी स्वंगना, ये शब्द वैनसोंग ने काशीपुर के लिए यूज किया है। तो काशीपुर के लिए वैनसोंग ने किस शब्द का प्रयोग किया है, क्यूपी स्वंगना। यानी कि जो भी मैंने शब्द आपको बताए ये सारे के सारे ये चीनी भाषा में है, क्योंकि उसका जो यात्रा वृत्तांत है सीयूकी जिसका नाम है वो चीनी भाषा में लिखा गया है। और पौरव वंश के लिए पोलोकिमोपुलो शब्द का यूज किया है, काशीपुर के लिए क्यूपी स्वंगना शब्द का प्रयोग किया है, जबकि मयूरपुर यानी कि हरिद्वार के लिए मोयूलो शब्द का प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ स्वर्णगोत्र राज्य के लिए सफलन की तोलो शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ये सारी जो जानकारी हमें मिलती है पौरव वंश के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। और पौरव वंश के हमारे पास दो स्रोत आपको याद रखने हैं, एक सोर्स है आपका वैनसोंग का यात्रा वृत्तांत और दूसरा सोर्स कौन सा है आपका, दूसरा सोर्स है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख। तालेश्वर ताम्रपत्र में और भी सारी जानकारी हमें मिलती है पौरव वंश के बारे में। जैसे तालेश्वर ताम्रपत्र में हमें एक तो राजाओं के नाम मिलते हैं जिनका संबंध इस वंश से बताया गया है, दूसरा तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें इनके शासन और प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम पौरव वंश के शासन प्रशासन से पहले इनके राष्ट्रीय या फिर राज्य आय के बारे में बात करेंगे। राज्य आय का जो प्रमुख स्रोत था पौरव वंश में वो था आपका टैक्स यानी कि कर। और पौरव वंश में कर 3 प्रकार से होते थे। एक कर को बोलते थे भाग कर, दूसरे कर को बोलते थे भोग कर, और तीसरा कर जो था उसका नाम था बलि कर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि पौरव वंश में जो हमें तालेश्वर ताम्रपत्र मिला है उसमें हमें राजाओं के साथ साथ जो राजाओं का नाम मिला है उसके साथ साथ पौरव वंश के शासन प्रशासन की भी जानकारी मिलती है, जिसमें से सबसे पहले हम राज्य आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था आपका टैक्स यानी कि कर। तो पौरव राजवंश में कितने प्रकार के कर लिए जाते थे, कितने प्रकार के कर थे, 3 प्रकार के, भाग, भोग और बलि। भाग कर जो होता था वो भूमि कर था, भूमि कर, जबकि भोग कर जो था ये नगद कर या फिर व्यापार कर था। ठीक है, और तीसरा जो कर है बलि कर। बलि कर के बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये बलि कर, चलो ये तो पता था कि बलि कर पौरव राजवंश में लिया जाता था, लेकिन जो बलि कर था उसकी हमारे पास जानकारी नहीं है कि ये किस पर लगता था। जैसे यहाँ पर भोग कर है नगद या व्यापार कर, जबकि भाग कर है भूमि कर है। ठीक है, तो इसके आप लिख सकते हैं कि इसकी हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक है, इसकी हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़ आपको क्या यहाँ से याद करना है कि भाग कर लेने वाला जो अधिकारी होता था, भाग कर लेने वाले अधिकारी को पौरव वंश में भागिक कहते थे, भागिक। और भोग लेने वाले अधिकारी को पौरव वंश में
भौगिक कहते थे। ठीक है, भाग लेने वाले अधिकारी को पौरव वंश में क्या कहते थे? भागिक कहते थे। जबकि भोग कर लेने वाले यानी कि नगद कर लेने वाले अधिकारी को पौरव वंश में क्या कहते थे? भौगिक कहते थे। दूसरा आपको यहाँ पे क्या याद करना था कि जो टैक्स लगता था, टैक्स ज़्यादातर भूमि पर लगता था और पौरव वंश में जो भूमि थी वो दो प्रकार की होती थी। आज भी भूमि दो प्रकार की होती है, उस समय भी दो प्रकार की थी। एक भूमि को बोलते थे केदार भूमि, केदार भूमि, और एक भूमि को बोलते थे सारी भूमि, सारी। केदार भूमि यानी कि सिंचित भूमि होती थी और सारी भूमि यानी कि असिंचित भूमि होती थी, असिंचित भूमि। तो याद रखना यहाँ पर पौरव वंश में भूमि कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। एक भूमि आपकी केदार भूमि यानी कि सिंचित भूमि, दूसरी भूमि आपकी सारी भूमि यानी कि असिंचित भूमि यानी कि उखड़ भूमि। सारी भूमि आज भी होती है, ठीक है, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर आज भी सारी भूमि होती है। ठीक है। दूसरा, पौरव वंश में जो भूमि थी दो प्रकार की थी और भूमि को मापा जाता था। हर राजवंश में भूमि को मापा जाता है, तो पौरव वंश में भूमि मापने की दो विधियाँ थी। पौरव वंश में भूमि मापने की कितनी विधियाँ थी? दो विधियाँ। एक थी आपकी द्रोणवापन, द्रोणवापन, दूसरी थी आपकी खारवापन, खारवापन। यहाँ पे समझना, जैसे आज हम भूमि को नापते हैं, उत्तराखंड में भूमि मापने की विधि क्या है वर्तमान में? नाली और मुट्ठी। जबकि पौरव वंश में भूमि को मापने की जो विधियाँ थी दो प्रकार से, एक द्रोणवापन और दूसरा खारवापन। तो ये सारी जानकारी हमें बच्चों, ये हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। इसके साथ साथ हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से और क्या क्या जानकारी मिलती है पौरव वंश के बारे में, तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि पौरव वंश का शासन और प्रशासन, पौरव वंश का शासन और प्रशासन और प्रशासन। तो तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें पौरव वंश का शासन और प्रशासन भी देखने को मिलता है। शासन प्रशासन की बात करें, जैसे आज है, आज हमारा जो शासन और प्रशासन है, जैसे सबसे ऊपर आज वर्तमान में क्या है? देश, देश के नीचे राज्य, राज्यों के नीचे जिले, जिले के नीचे तहसील। वैसे ही यहाँ पर पौरव वंश में भी इनका जो शासन प्रशासन था, इसमें सबसे बड़ी इकाई क्या थी पौरव वंश में? देश। देश के नीचे थे आपके प्रांत, ठीक है, प्रांत के नीचे यहाँ पर जिले, प्रांत के नीचे यहाँ पर जिले नहीं थे पौरव राजवंश में। ये ध्यान देना, यहाँ पर जिले आपको कत्यूरी वंश में मिलेंगे। तो यहाँ पर सीधे प्रांत के नीचे तहसील होती थी और तहसील के नीचे यहाँ पर ग्राम होता था। तो पौरव राजवंश में इनका शासन प्रशासन ये था। सबसे बड़ी इकाई देश, देश के नीचे प्रांत, प्रांत के नीचे तहसील, तहसील के नीचे ग्राम होते थे। ठीक है। पौरव राजवंश में देश को देश कहते थे, ठीक है, प्रांत को पौरव राजवंश में भुक्ति कहते थे और तहसील को पौरव राजवंश में पाठक कहते थे, जबकि ग्राम को यहाँ पर ग्रामक्ष पटिलिक कहते थे, ग्रामक्ष पटिलिक। ठीक। देश का यहाँ पर जो सर्वोच्च अधिकारी होता था पौरव राजवंश में, वो राजा होता था, और यहाँ पर प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो भुक्तिपति होता था। ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था तहसील प्रशासनिक इकाई का, तो होता था पाठकपति, और जबकि ग्राम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था पौरव राजवंश में, उसे बोलते थे महतर, महतर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें तो कत्यूरी राजवंश में सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपका तहसील प्रशासनिक इकाई, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि तहसील प्रशासनिक इकाई यहाँ पर क्या कहते हैं? तहसील को पाठक कहते थे, और जबकि ग्राम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो महतर, उसे क्या कहते थे? महतर। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम इसके बाद कत्यूरी राजवंश पढ़ेंगे, तो कत्यूरी राजवंश में क्या होता है, जो हम कत्यूरी राजवंश का शासन प्रशासन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देश के नीचे प्रांत, प्रांत के नीचे वहाँ पर जिले आ जाएंगे। और ध्यान रखना कि पौरव राजवंश में जिला प्रशासनिक इकाई नहीं थी। ठीक है। जिले के बाद सीधे तहसील आती थी यहाँ पर। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि कत्यूरी राजवंश में तहसील प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? कर्मांत। वैसे ही यहाँ पर ध्यान रखना, पौरव राजवंश में तहसील प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? पाठक। ठीक है। इसके बाद इनका जो शासन प्रशासन है, इसके अलावा हम पौरव वंश का मंत्रिपरिषद,
तो तालेश्वर अभिलेख में हमें पौरव वंश का मंत्री परिषद के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इनका जो मंत्री परिषद था, सबसे ऊपर था आपका राजा, ठीक है, सबसे ऊपर क्या था, राजा था। राजा के नीचे जो पद था उसे बोलते थे अमात्य, अमात्य। अमात्य के नीचे जो पद था उसे बोलते थे कुमाराध्य, कुमाराध्य। कुमाराध्य के नीचे जो पद था उसे बोलते थे कार्गिक, कार्गिक। कार्गिक के नीचे जो पद था उसे बोलते थे दंडपासिक, दंडपासिक, ठीक है। और दंडपासिक के नीचे और भी पद थे, बहुत सारे पद थे पौरव राजवंश में, लेकिन हम सिर्फ प्रमुख पद की बात करेंगे। दंडपासिक के नीचे करिक, करिक और कुलचरिक, कुलचरिक नामक पद थे। इसके अलावा हम और भी पद देखेंगे। पहले हम पौरव वंश का मंत्री परिषद जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो जो राजा होता था उसे राजा ही बोलते थे पौरव राजवंश में। अमात्य यानी कि प्रधानमंत्री होता था पौरव वंश में, ठीक है। कुमाराध्य यानी कि कुमार होता था, कुमार, राजकुमार, ठीक है। कार्गिक यानी कि लोगों की प्रार्थनाओं को, लोगों की प्रार्थनाओं को, प्रार्थनाओं को, लोगों की प्रार्थनाओं को राजा तक ले जाने वाला अधिकारी, लोगों की प्रार्थनाओं को राजा तक ले जाने वाला अधिकारी, उसे क्या बोलते थे पौरव राजवंश में, कार्गिक बोलते थे। दूसरा दंडपासिक जो होता था वो होता था आपका पुलिस, पुलिस को क्या बोलते थे, दंडपासिक। करिक और कुलचरिक, ये जो दो पद थे, ये आपके गांव से टैक्स लेने वाले अधिकारी, उनको करिक और कुलचरिक बोलते थे। गांव से टैक्स लेने वाले अधिकारी, तो गांव से जो टैक्स लेते थे उन्हें क्या बोलते थे, करिक और कुलचरिक, ठीक है। इसके अलावा और भी आपका जो पद थे पौरव राजवंश में, उसमें देखेंगे हम, एक पद आपका बलाध्यक्ष होता था, बलाध्यक्ष। पौरव राजवंश में बलाध्यक्ष क्या होता था, बलाध्यक्ष किसे बोलते थे, सेनापति को, सेनापति को पौरव राजवंश में बलाध्यक्ष बोलते थे। दूसरा इसके अलावा एक था आपका कायस्थ। कायस्थ जो पद था पौरव राजवंश में, कायस्थ, कायस्थ होता था भूमि की नाप छाप करने वाला अधिकारी, भूमि की नाप छाप करने वाला अधिकारी, उसे क्या बोलते थे पौरव राजवंश में, कायस्थ बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा मैं दो तीन पद और बताऊंगा आपको, जैसे कोटाधिकृत, कोटाधिकृत, कोटाधिकृत। कोटाधिकृत क्या होता था पौरव राजवंश में, कोटाधिकृत होता था आपका राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी, राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी, उसे पौरव वंश में क्या बोलते थे, कोटाधिकृत, ठीक है। कोटाधिकृत के अलावा एक और पद था प्रतिहार, प्रतिहार, प्रतिहार। प्रतिहार क्या होता था, राजा और राज परिवार की सुरक्षा करने वाला जो अधिकारी होता था, राजा और राज परिवार की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को पौरव वंश में क्या बोलते थे, प्रतिहार बोलते थे। प्रतिहार के अलावा एक और पद होता था जिसको बोलते थे परमातार, परमातार, परमावतार, ठीक है। ये वो पद होता था जो भूमि सर्वेक्षण का अधिकारी होता था, भूमि सर्वेक्षण का जो अधिकारी होता था उसे पौरव राजवंश में परमातार बोलते थे, ठीक है। तो ये सारे जो पद है बच्चों, ये जरूर आप याद रखना। जैसे कोटाधिकृत, राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी, उसे बोलते थे कोटाधिकृत। प्रतिहार, जो राजा और राज परिवार की सुरक्षा करता था, उसे प्रतिहार बोलते थे। भूमि सर्वेक्षण का जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे परमावतार, ठीक है। बलाध्यक्ष सेनापति होता था, ठीक है। भूमि की नापछाप करने वाला अधिकारी पौरव राजवंश में कायस्थ होता था, जबकि अमात्य प्रधानमंत्री को कहते थे, कुमाराध्य बोलते थे, जो राजकुमार होता था। कार्गिक, लोगों की प्रार्थनाओं को राजा तक ले जाने वाला अधिकारी, ठीक है। दंडपासिक यानी कि पुलिस होता था। तो ये सारी जानकारी हमें पौरव राजवंश में मिलती है, और पौरव राजवंश में ये सारी जानकारी हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। तो जितनी भी मैंने जानकारी आपको बताई है, तो ये सारी की सारी पौरव राजवंश से है। एक और चीज़ याद रखना, पौरव राजवंश में राजधानी को, पौरव राजवंश में राजधानी को कोट कहा जाता था, कोट। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा कि पौरव राजवंश में राजधानी को क्या कहते थे, कोट बोलते थे। पौरव राजवंश को छोड़कर जितने भी
पूरे उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं तो पौरव राजवंश को छोड़कर उत्तराखंड में राजधानी को हाट बोला जाता था, हाट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ पौरव राजवंश में राजधानी को कोट बोलते थे, बाकी संपूर्ण उत्तराखंड में राजधानी को क्या बोलते थे, हाट बोलते थे। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको आज पौरव राजवंश से बताई है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कत्यूरी राजवंश के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।